समझौता एक्सप्रेस धमाका, हैदराबाद धमाका, मस्जिद धमाका। अजमेर दरगाह और मालेगांव के दो धमाके के आरोपी स्वामी असीमानंद के एक इंटरव्यू ने देश के सियासी माहौल को गरमा दिया है। देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को फिर मुद्दा मिल गया है। कैरावन मैगजीन का दावा है कि एक इंटरव्यू में धमाकों के आरोपी असीमानंद ने कहा है कि जो भी धमाके हुए उसकी जानकारी संघ प्रमुख मोहन भागवत को थी। संघ और बीजेपी इसे फर्जी बताकर खारिज कर रहे हैं तो विपक्ष ने इसे गंभीर आरोप करार दिया है। बड़ा सवाल यह है, क्या ये चुनावी साजिश है? यदि नहीं तो इतने गंभीर मामले की जानकारी केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को क्यों नहीं थी? जनता जानना चाहती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राजनीति कितनी सही है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा देते हैं। इस समय हमारे साथ बीजेपी के नेता अर्जुन राम मेघवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अलावा कांग्रेस नेता देवेंद्र पटेल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे और संघ के विचारक अनिल सौमित्र हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था, जिया न्यूज़ के संपादक जेपी दीवान भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। समझौता ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी असीमानंद के बयान ने राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। एक मैगजीन का दावा है कि उसको दिए एक इंटरव्यू में स्वामी असीमानंद ने आरएसएस को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। असीमानंद के इंटरव्यू का हवाला देकर मैगजीन ने दावा किया है कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट को आरएसएस की मंजूरी के बाद अंजाम दिया गया। उधर आरएसएस ने इस दावे को झूठा बताते हुए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। समझौता ब्लास्ट मामले में अहम खुलासा, ब्लास्ट में आरएसएस की भूमिका। मैगजीन ने किया दावा, स्वामी असीमानंद से इंटरव्यू के हवाले से दावा। आरएसएस की मंजूरी से हुआ ब्लास्ट। एक मैगजीन के इंटरव्यू में दिया असीमानंद ने बयान। समझौता ब्लास्ट के मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद ने ये बयान देकर देश की राजनीति में हलचल मचा दी है कि समझौता ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। ये सनसनीखेज खुलासा असीमानंद ने कैरावन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में किया है। मैगजीन के मुताबिक असीमानंद ने दावा किया है कि समझौता ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट को मंजूरी खुद मौजूदा आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दी थी। बम धमाकों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ संघ के बड़े अधिकारी इंद्रेश कुमार भी शामिल थे। मैगजीन ने अपने दावों को पुख्ता करने के लिए अपनी वेबसाइट पर अपनी संवाददाता और असीमानंद के इंटरव्यू के 2 ऑडियो भी जारी किए हैं। खुलासे से मचा बवाल, विपक्ष के निशाने पर संघ और बीजेपी। संघ ने सिरे से खारिज किया दावा। मैगजीन के खुलासे पर सवाल, जेल में कैसे लिया गया इंटरव्यू। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। संघ और बीजेपी के नेताओं ने इस दावे को सिरे से नकार दिया है। ये सब मनगढ़ंत बात है, सरासर झूठ है। क्योंकि इस प्रकार के काम करने संघ का दायित्व नहीं है, काम भी नहीं है, कभी संघ ने किया नहीं है। और किसी को बम स्फोट कराने के लिए कहेंगे, ये तो बिल्कुल असंभव बात है। वहीं इस मामले में विपक्षी पार्टियों को संघ और बीजेपी को घेरने का अच्छा मौका मिल गया है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने असीमानंद के बयान के पीछे सच्चाई होने की बात जाहिर की है। ब्लास्ट और सेवरल जो अलग-अलग टेररिस्ट एक्ट्स हुए थे सर, उसकी जानकारी मोहन भागवत को थी, ये खुलासा किया असीमानंद। तो अभी देखते हैं, खुलासा किया होगा तो सच होगा उसमें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांप्रदायिक कारणों से हिंसा में लिप्त रहा है, हिंसक गतिविधियों को वो बढ़ावा देता रहा है और ऐसे लोगों को जो सांप्रदायिक आधार पर हिंसा करने में लगे हैं उनको वो संरक्षण भी देता रहा है। गंभीर मामला है, होम मिनिस्ट्री को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इसको नोटिस लेना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इसमें क्या सत्यता है, क्या प्रमाण है। इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो यही कोशिश करती रहेगी कि इन चीजों की जो उन पे कोई आरोप लगे तो इग्नोर कर दो, उन पे न लगे तो उसको जो है तुरंत उठाने लगते हैं। तो इसका होम मिनिस्ट्री को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है या दावा ही झूठा है,
ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल इस खुलासे ने ठंडी पड़ रही आग को एक बार फिर हवा जरूर दे दी है। जिया न्यूज रिपोर्ट। असीम आनंद के इंटरव्यू के आधार पर कैरावन मैगजीन के खुलासे के बाद विरोधियों ने संघ और बीजेपी के खिलाफ एक सुर में मोर्चा खोल दिया है। मामले की सीबीआई जांच की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। असीमानंद जी जो कह रहे हैं उसके आधार पर मुकदमा होना चाहिए भागवत जी के खिलाफ, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस के काडर रहे हैं। इन्होंने भी जो गोधरा में जो कुछ भी किया तो उसमें भी सहमति होगी। भागवत वाला जो मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए और यदि इनका दोष है, जैसे एविडेंस सामने आ रहे हैं, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरएसएस एक सांप्रदायिक ताकत है, देश के टुकड़े करना चाहती है। बाकी बातों पर अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो सीधे उंगली उठाई जा रही है आरएसएस पर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर। सवाल यह है, क्या उन्हें इन धमाकों की जानकारी थी? इन तमाम सवालों के बीच प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी जहां दावों को, खुलासों को खारिज कर रही है, वहीं विरोधी निशाना साध रहे हैं। सीधे हम रुख करेंगे, अनिल सौमित्र हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से, आरएसएस विचारक हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो इस मैगजीन ने खुलासा किया है या दावा किया है शिवानंद के इंटरव्यू के आधार पर, कितना दम है इसमें? धन्यवाद। सारे मामलों को लेके हमको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहिए कि ये मुद्दा कहां से उठा और क्यों उठा। आतंकवाद को लेकर बहुत पहले से इस्लामिक आतंकवाद की बात होती रही है और आतंकवाद के नाम पर पूरा इस्लामिक जगत। अनिल जी थोड़ा स्पेसिफिक रहें सर, थोड़ा स्पेसिफिक रहें। सवाल मेरा सीधा ये है आपसे, जो मैगजीन ने खुलासा किया है या दावा किया है, इसमें कितना दम है? इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए सर इस पर। ये शुद्ध रूप से सीधा जवाब दे रहा हूं। ये शुद्ध रूप से कांग्रेस के राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। चलिए सीधे हम रुख कर लेते हैं देवेंद्र पटेल जी का। देवेंद्र जी, आपने प्रतिक्रिया सुनी अनिल जी की। कांग्रेस का राजनीतिक षड्यंत्र उन्हें नजर आता है इसमें? बहुत ही घिनौना हिस्सा है। ये सीधा इनकी बातों से अनंत जी स्पष्ट हो रहा है कि सियानी बिल्ली खम्मा लूचे वाला हाल है। संघ का इतिहास इस बात का गवाह है। संघ झूठ, फरेब और साजिश के तहत संघ का पूरा कार्यक्रम आज तक चला है। जब ये गिरफ्तारियां हुई थी उसके पूर्व भी कांग्रेस ने स्पष्ट कहा था कि संघ का इससे सीधा लेन देन है। आज मीडिया के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो गई है कि इसमें संघ इन्वॉल्व है, मोहन भागवत जी इसमें शामिल हैं। इसकी गहन सीबीआई से जांच होना चाहिए। और संघ जो पर्दे की पीछे की राजनीति कर रहा है, एक तरफ तो कहते हैं हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जबकि ओरिजिनल भाजपा को खत्म, यानी कि मैगजीन ने जो इंटरव्यू के आधार पर दावा किया है, आप उससे सहमत हैं? आपको लगता है वो सही कह रही हैं एकदम? आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। मीडिया, आपकी मीडिया ही इस बात को ला रही है, तो बिल्कुल इसमें हम तो पहले से ही इस बात को कह रहे हैं। कांग्रेस ने इस बात को पहले से कहा। आपने एक बात अभी कही कि जब ये गिरफ्तारियां हुई थी तभी कांग्रेस ने कहा था कि इसमें संघ का हाथ है। हमारा सवाल आपसे ये है कि जब जांच चल रही थी तो कांग्रेस कैसे निष्कर्ष पर पहुंच गई? कांग्रेस ने कैसे नतीजा निकाल लिया एक शुरुआती गिरफ्तारियों के आधार पर? ये तो मीडिया के लोग जो गए थे, नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जी, सवाल आपने भी एक बात कही कि जब गिरफ्तारियां हुई थी उसी समय कांग्रेस ने कहा था कि संघ का इसमें हाथ है, संघ से जुड़े हुए तार। हमारा सवाल यह है कि जब शुरुआती तौर पर गिरफ्तारी हुई, आप किसी नतीजे पे पहुंच कैसे गए? बिल्कुल, हमारे नेताओं ने, कांग्रेस ने कहा था संघ इसमें इन्वॉल्व है। संघ की प्रतिक्रिया पहले से ही संदिग्ध रही है
और जांच इसकी होना चाहिए। चूंकि जांच प्रक्रिया जारी है तो जांच में पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन हम ये पहले भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, और आज मीडिया के माध्यम से और उनके बयान से इस बात का स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि मोहन भागवत जी और संघ इसमें शामिल हैं। इसकी गहन सीबीआई जांच होना चाहिए। जांच तो पहले इन धमाकों की सीबीआई कर रही थी, बाद में एनआईए को दी गई थी जांच। पीछे की राजनीति कर रहा है देश में। जांच तो पहले सीबीआई कर रही थी, बाद में एनआईए के सुपुर्द की हमारे गई जांच। नेताओं ने, कांग्रेस ने पहले भी देवेंद्र जी को ये पूछिए कि क्या कांग्रेस एनआईए की जांच चल रही है और एनआईए पे भरोसा नहीं है? कांग्रेस को और कांग्रेस की सरकार को तो सीबीआई की जांच उसके ऊपर होना चाहिए, जांच के ऊपर जांच होना चाहिए। ये जांच की प्रक्रिया को एनआईए हम एनआईए पे अविश्वास नहीं कर रहे, जांच करें। हम ये कह रहे हैं कि जो बात भरोसा जो नहीं सामने आए हैं तो सीबीआई से इसकी और गहन जांच होना चाहिए। चलिए आपके पास लौटेंगे देवेंद्र जी। एनआईए पे भी पूरा भरोसा है, सीबीआई की जांच की मांग सामने निकल के आ रहे हैं। जी आपके पास लौटेंगे अनिल जी, आपके पास लौटेंगे। सीधे हम रुक कर लेते हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेघवाल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैगजीन ने जो दावा किया है, जो खुलासा किया है, उसको लेकर आपका नजरिया क्या है? देखिए, कांग्रेस जब इन 4 राज्यों में हारी है बुरी तरह से, उसके बाद से कांग्रेस को लग रहा है कि भाई हम क्या करें जिससे संघ को बदनाम किया जा सके, और उसी का ही हिस्सा है ये षड्यंत्र पूर्वक। संघ कितने समय से काम कर रहा है? 1925 से काम कर रहा है। इस देश में राज कांग्रेस ने इतने समय तक किया। संघ अगर कोई ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में सम्मिलित होता तो पता नहीं कांग्रेस क्या कर लेती। संघ कभी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं रहा। संघ राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगा हुआ है, और संघ के कितने ही ऐसे संगठन हैं जो राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगे हुए हैं। और कांग्रेस के लोग भी जब इस जबान से कई बार कहते हैं कि संघ लगा हुआ तो राष्ट्र निर्माण कार्यों में है, लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी को पोषित करता है, इसलिए हम संघ का विरोध करते हैं। चलिए लौटते हैं आपके पास मेघवाल साहब। पहला नजरिया सबका हमने सामने ले लिया है, हम सीधे रुक कर लेते हैं। दीवान साहब का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीवान साहब, जो मैगजीन ने खुलासा किया है, दावा किया है, उस पर सियासत एकदम गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक आरोपी है, जिस शख्स का इंटरव्यू लिया गया वो एक आरोपी है, और जो मैगजीन खुलासा कर रही है वो इंटरव्यू के आधार पर खुलासा कर रही है। क्या इसको लेकर किसी शख्स पर, किसी संगठन पर उंगली उठा देना या फिर इस पर सियासत हो जाना जायज़ है? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए जब इस पूरे मामले में पंचकुला की एनआईए कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई असीमानंद जी के खिलाफ, और बाकी के जो भी एक्यूज थे समझौता ट्रेन ब्लास्ट के, उनको 24 जनवरी 2014 को चार्जशीट पेश की गई। उसमें हत्या, षड्यंत्र, बम धमाके से लेकर के तमाम तरह की धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई। उसमें जो डिटेल्स आए थे उसमें इस तरह की राजनीतिक टोन उसमें शायद एनआईए की रिपोर्ट में कहीं नहीं है, लेकिन चूंकि एक हाल ही में एक पत्रिका ने ये सब खुलासे किए हैं कि उन्हें मोहन भागवत से उनके तार जुड़े हैं असीमानंद जी के, कि उनकी जानकारी में था ये सारा मामला, उनके उसमें हुआ है, तो इसका निश्चित रूप से एक राजनीतिक माहौल तो गरमाया है इससे, क्योंकि चुनाव का वक्त है और बीजेपी प्रमुख विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस को भी एक मुद्दा चाहिए, तो आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हो गया है, और ये उसको उसी परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखा जाना चाहिए। सच्चाई तो जांच से ही पता चलेगी कि वास्तव में उनका इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था, या असीमानंद और उनकी जो पूरा एक ग्रुप था वो उसमें उनकी जानकारी में सब हो रहा था कि नहीं, ये तो अलग जांच का विषय है। जी, और शायद सियासत इसलिए ज्यादा गर्मा गई है क्योंकि जो खुलासे का टाइमिंग है वो लोकसभा चुनाव के आसपास का है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के आसपास का है, और चुनाव में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो मुद्दे चाहिए, है ना। चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। अनिल सौमित्र साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपने सीधे तौर पर यह कहा कि आप खारिज करते हैं तमाम खुलासों को, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है जिन लोगों के नाम आए, चाहे वो असीमानंद जी हों, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हों, चाहे वो सुनील जोशी हों जो अब नहीं हैं, संदेहास्पद हालात में जिनकी मौत हो चुकी है, उस मौत को लेकर भी
तमाम सवाल उठे थे, या फिर इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग, जितने भी आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं, उनका कभी ना कभी कहीं ना कहीं संपर्क रहा है आरएसएस से, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो आपके असीमानंद जी हैं, उनका तो संबंध सीधा सीधा था आपकी जो वनवासी कल्याण आश्रम है उससे, बकायदा एक औहदा वो ग्रहण करते थे। क्या इसको भी आरएसएस नकार सकता है? और क्या ये संबंध ही वजह नहीं है जो तमाम आज सवाल उठ रहे हैं संघ को लेकर? नहीं, क्यों नकारेगा? अरे उठाना एक बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह हमेशा कहा है कि हिंसा में, किसी भी प्रकार की हिंसा में उसका विश्वास नहीं है और आतंकवाद का वो सिरे से खंडन करती है और उसका विरोध करती है, हमेशा कहा है। जहां तक असीमानंद का या जो लोग भी आरोपी हैं उनका सवाल है, तो एक जांच की पूरी प्रक्रिया है, एजेंसियां काम कर रही हैं, उसको धत्ता बताते हुए जांच के ऊपर जांच और हमेशा ये जब कोई राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, संदर्भ होता है, और ये भी चूंकि लोकसभा अनिल जी देखिए, एक तरफ आप जांच की बात कह रहे हैं, देखिए सर, एक तरफ आप जांच की बात कह रहे हैं, एक तरफ जांच की बात संघ करता है और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि संघ को बदनाम करने के लिए साजिश हो रही है। ये विरोधाभास क्यों है? या तो जांच पे यकीन कर लीजिए या फिर अपने स्टैंड पर कायम रहिए। आप एक तरफ जांच का हवाला देते हैं जब जिक्र आता है असीमानंद का कि उनके संबंध का संघ से जो उनका रहा है। जी नहीं, उस जांच पर पूरा अनंत ठीक है, हाँ, उस जांच पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। मैंने बार बार यही कहा है कि जांच उचित तरीके से, न्यायोचित तरीके से होना चाहिए और उसमें पूरी मदद करेंगे। नहीं अनिल जी, देखिए इसमें पूरे मामले में जो एनआईए ने जांच की, प्रज्ञा भारती के बारे में क्या जवाब दिया, कोर्ट में क्या बताया? अनिल जी, जांच में उनकी लिप्तता पाई गई है स्वामी असीमानंद जी की समझौता ब्लास्ट में, और तभी उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हुई है, बाकायदा एविडेंसेस मिले हैं। और ये भी सही है कि असीमानंद जी का आरएसएस से बहुत गहरा संबंध रहा है और उसके ठीक 1 या 2 साल पहले उनको बाकायदा गुरुजी सम्मान से सम्मानित भी किया गया है आरएसएस की तरफ से, उनके संघ के लिए किए गए कार्यों के एवज में। संघ के कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी स्वयंसेवक, जब उसको कोई वो अच्छा काम करता है उसको सम्मानित करते हैं, उसको अच्छा बताते हैं, लेकिन अगर वो कोई गलत काम करेगा, कुछ करेगा, तो उसको दंड मिलना, उसको संघ की तरफ से भी दंड मिलना, उसको उसकी प्रक्रिया में है, उसको जायज ठहराते हैं। लेकिन प्रज्ञा भारती के सवाल पर एनआईए ने क्या रिपोर्ट दायर की, न्यायालय को क्या बताया गया? और जहां तक ये निर्णय का सवाल है तो ये कोर्ट में निर्णय होना है। अभी चार्जशीट में कोई बात आ गई, उससे निर्णय नहीं हो जाता, उसके आधार पे उसको आप अपराधी नहीं सिद्ध कर सकते। अपराधी सिद्ध करने का काम न्यायालय का है। एनआईए हो चाहे एटीएस हो, एक जांच एजेंसी है। जांच एजेंसी ने कोई बात कही है, उसको सिद्ध करने का काम न्यायालय में है, और जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता हम किसी को आरोपी कह सकते हैं, अपराधी नहीं कह सकते। चलिए आपके पास लौटेंगे अनिल जी, सीधे रुक कर लेते हैं अर्जुन मेघवाल जी का। अर्जुन जी क्या वजह है इस पूरे मामले में बीजेपी का जो नजरिया और जो रुख रहा है, कभी एक कदम आगे 2 कदम पीछे का रहा है, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा का सवाल हो, एक तरफ आपके नेता कानून का हवाला देते हैं, वहीं आपके नेता उमा भारती उनकी पैरोकारी करती हैं, वकालत करती हैं, वो कहती है कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, और जब सवाल उठते हैं तमाम तरह के तो आडवाणी जी लगातार उस टॉर्चर का जिक्र करके खुले रूप में सामने आते हैं। ये कुछ कंफ्यूजन की स्थिति, क्या ये माना जाए कि स्थिति परिस्थिति देखकर आप लोग अपना नजरिया या फिर आप लोग अपना स्टैंड तय कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, इस देश में राष्ट्रवादी विचारों को पल्लवित करता है, पोषित करता है, एक सकारात्मक काम करता है। अभी उत्तराखंड में त्रासदी हुई, सबसे पहले कौन गया? आरएसएस गया, और आरएसएस सकारात्मक कामों के कारण ही जब 62 का वार हुआ तो नेहरू जी ने गणतंत्र दिवस में आरएसएस को सम्मानित किया। तो आरएसएस को समय समय पर सरकार भी सम्मानित करती रही है। कांग्रेस के लोगों को यह भ्रम है कि भी आरएसएस बीजेपी को पोषित करता। बीजेपी क्यों आगे बढ़ रही है भाई? बीजेपी एक राजनीतिक दल है, इस देश में काम करता है।
अगर कांग्रेस कमजोर हो रही है, बीजेपी आगे जा रही है, तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई बीजेपी क्यों आगे बढ़ रही है। इस देश में तो हम ही राज करें, हम ही राज करेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं अर्जुन जी, ऐसा नहीं है, इस देश में कोई भी पार्टी आगे बढ़ सकती है, जो अच्छा काम करेगी वो आगे बढ़ेगी। अर्जुन जी, आरएसएस के किसी बड़े पदाधिकारी के किसी के ऊपर कोई केस चलता है या उसकी लिप्तता किसी असामाजिक कार्य में पाई जाती है, तो अचानक बीजेपी में कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो जाता है? उसका खुल करके उदाहरण ले लीजिए, साध्वी प्रज्ञा का, कर्नल पुरोहित का या असीमानंद का। आप एकदम से खुल के पक्ष में भी नहीं आ रहे हैं। उनका जब तक जितने दिन ट्रायल चला है, आप लोगों ने कभी उनके साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, उनसे अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। आपका स्टैंड क्या रहता है ऐसे समय पे? देखिए, हमारा बीजेपी अलग संगठन है, आरएसएस अलग संगठन है। आरएसएस का काम अलग है, बीजेपी का काम अलग है। हमारे यहाँ जब बीजेपी का सदस्य नहीं है तो हम काहे की चर्चा करें इसकी। हमारा आरएसएस के लिए कहना है कि आरएसएस एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद निर्माण में कार्य में लगा हुआ है। मैं आपसे दो तीन सवाल, सारा देश जानता है, सरकार जानती है, सब लोग जानते हैं, उसी काम में लगा हुआ है आरएसएस। अर्जुन जी, इन पूरे मामलों को लेकर, चाहे वो मालेगांव धमाका हो, समझौता एक्सप्रेस धमाका हो, या फिर अजमेर दरगाह का मामला हो, इन तमाम, मक्का मस्जिद का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर आपकी पार्टी की सोच क्या है? जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, चाहे वो असीमानंद हो या फिर उनके सहयोगी हो, जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, क्या जांच सही दिशा में चल रही है? आप ये मानते हैं या नहीं मानते हैं? बहुत संक्षेप में बताइएगा सर। देखिए, हमने पहले भी कहा है, आरोपी अलग होता है और अपराधी अलग होता है। अभी न्यायालय का निर्णय तो आने दीजिए, न्यायालय का निर्णय आएगा तब सर देखेंगे क्या होता है। आप तो जांच पे ही सवाल, आप तो कई बार जांच पे ही सवाल उठा चुके हैं, कार्यों में जाना पड़ेगा। कई बार जांच पे ही सवाल उठ चुके हैं, आरएसएस के कार्यों में जाकर के देखना पड़ेगा। कई बार जांच पे ही सवाल उठ चुके हैं। ये बात फिर क्यों उठती है? क्या कर रहा है ये फिर बात क्यों उठती है कि जांच टारगेटेड है? अगर आप या तो जांच को मानिए या मत मानिए, बात क्यों उठती है कि जांच टारगेटेड है? अरे भाई, कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला, जांच तो टारगेटेड हम कह ही रहे हैं, फिर कोर्ट में मामला, कोर्ट निर्णय करेगा, कोर्ट के सामने हम हमारा पक्ष रखेगा, आरएसएस भी पक्ष रखेगा, सब पक्ष रखेंगे। चलिए लौटेंगे आपके पास लौटेंगे। हम सीधे रुख कर लेते हैं देवेंद्र पटेल जी का। देवेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि एजेंसियों को तमाम पुख्ता सबूत मिले, चार्जशीट वगैरह सब दाखिल हो चुकी है, मामले कोर्ट में चल रहे हैं। ये एक इंप्रेशन क्यों है कि ये जांच टारगेटेड है? क्या इस इंप्रेशन की वजह यह है जो आपके नेताओं के सार्वजनिक तौर पर बयान अक्सर सामने आते रहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इस किस्म की बयानबाजी से, इस किस्म के जो एक सियासी जो बयानबाजी होती है, उससे चीजें भटकती हैं और एक सही दिशा में जाने की बजाय एक मौका मिल जाता है गलत दिशाओं में चीजों को मोड़ने का? जी, हमारा इस पूरे मामले पर पहले से स्पष्ट राय रही है और आरएसएस के संबंध में कांग्रेस का शुरू से यह कहना है कि संघ का चाल और चरित्र दोनों संदिग्ध है। संघ मुखौटा मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम करता है और पहले दिन से हम कांग्रेस ने यह बात कही है कि आरएसएस के लोग इसमें सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में पहले से शामिल रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी की हत्या का मामला रहा हो, चाहे समझौता विलायत का मामला हो, देवेंद्र जी, ये तो आपका मामला हो, देवेंद्र जी, कितने लोग गिरफ्तार हुए। देवेंद्र जी, ये तो आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन जब किसी चीज की, किसी घटना की जांच चल रही है तो आपके बहुत सारे नेता कंक्लूजन पे कैसे पहुंच जाते हैं और कैसे वो बयानबाजी करने लगते हैं बिना जांच पूरी हुए? नहीं, कंफ्यूजन नहीं इस मामले में। अनंत जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है, जो गिरफ्तार लोग हुए हैं वो आरएसएस से रिलेटेड है नहीं, इससे ये डिनाई नहीं कर सकते। और जांच चल रही है, उनके प्रूफ मिल रहे हैं, उनके ही बयान सामने आ रहे हैं, हम उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम जांच में कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं। देवेंद्र जी, एक सवाल मेरा भी आपसे है, जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे जो सवाल किया था कि इस इंटरव्यू में जो खुलासे हुए हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? आपने कहा कि जो बातें सामने आई उनकी जांच होनी चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इन बातों को। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस इंटरव्यू के बारे में ना तो किसी जांच एजेंसी को कोई खबर थी, ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये इंटरव्यू हो कैसे गया, और अगर ये बात जानकारी में थी तो क्या ये पॉसिबल है, क्या इसकी परमिशन ली गई थी? ये तमाम सवाल हैं यहां पर, और उसी इंटरव्यू के आधार पर आप चीजों को
एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, आप उसको लेकर निशाना भी साध रहे हैं। और इसी इंटरव्यू में एक और ऐसी बात है, उससे जुड़ा सवाल मैं आपसे बाद में करूंगा, लेकिन पहले आप इस पर अपना जवाब दीजिए। जी, मेरा अनंत जी इसमें बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि हम जांच एजेंसी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है, ये मीडिया के माध्यम से आया है और मीडिया के माध्यम से जो बात आ रही उस बात को हम पहले से कह रहे हैं, हमें पूरा संदेह पहले से है और इसका जैसे भी जांच कर जैसा देखिए, भले ही एक मैगजीन में चीजें सामने आई हैं, भले ही एक मैगजीन ने दावा किया है, लेकिन आप निष्कर्ष तो अपने आधार पर निकाल रहे हैं। निष्कर्ष ना निकालना ये आपके हाथ में है। आप एक मैगजीन के इंटरव्यू के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, क्या ये जायज है? मैं कह रहा हूं, क्या ये जायज है? नहीं, हम इस आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाल रहे। हम निष्कर्ष, ये तो एक प्रमाण निकल के आया, हम तो उसी दिन से कह रहे हैं। अगर हम नहीं कह रहे होते तो आदमी प्रज्ञा और ये सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। अगर आप ये मानते हैं कि संघ इन्वॉल्व है, संघ ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? फिर तो सवाल ये उठेगा कि आपने आंखें मूंद रखी हैं। सरकार आपकी, अब कार्रवाई कीजिए, कौन आपको रोक रहा है कार्रवाई करने से? चूंकि ये न्यायालय में मामला है, या तो आपके पास सबूत नहीं है, नहीं, या तो आपके पास सबूत नहीं है, केवल सियासत हो जाएगी तो इन पर कार्रवाई भी होगी। नहीं, सब सियासत नहीं है ये जो मामला, चूंकि अभी जांच अधीन है, जांच जिस दिन पूरी हो जाएगी ये साबित भी हो जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये अजीब बात है। एक तरफ कहते हैं कि अभी जांचाधीन मामला है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत मामला है, एक तरफ आप इस बात का हवाला देते हैं और दूसरी तरफ निष्कर्ष भी सुनाते हैं। ये तो विरोधाभास है। या तो आप निष्कर्ष मत बताइए या फिर आप कार्रवाई कीजिए। संघ के बारे में पूरे देश की जनता जानती है। नहीं, संघ के बारे में आनंद जी पूरी देश की जनता जान रही है। संघ का चाल चरित्र संदिग्ध है। ये इसने भाजपा को तो, ओरिजिनल भाजपा को तो संघ ने खत्म कर दिया है। अब ये राजनीति केवल षड्यंत्र से करके, अपना मुखौटा पीछे से करके और भाजपा के लिए सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ कर सत्ता में लाना चाहती है, जो इस देश की जनता चलिए कार्रवाई की बात है, निष्कर्ष की बात है, एक तरफ जांच की भी बात है। देवेंद्र जी आपके पास लौटेंगे और जब लौटेंगे तो मैं इसी इंटरव्यू के उस हिस्से का जिक्र करूंगा। आप इसी इंटरव्यू के आधार पर निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं, बातें भी कह रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। इसी इंटरव्यू के एक हिस्से में जिक्र है एक जांच एजेंसी के अधिकारी का, जिसने गृह मंत्रालय को एक सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें कुछ सिफारिशें थी, वो सिफारिशें क्या थी, इसी इंटरव्यू के आधार पर फिर हम आपसे सवाल करेंगे। लेकिन पहले यह भी देख लेते हैं कि जनता के जहन में क्या घूम रहा है, जनता क्या पूछना चाहती है। काफ़ी सारे मुद्दे लोकसभा चुनाव आने से पहले उठाए गए हैं, जिसमें कि एक बम ब्लास्ट भी मुद्दा है। इसी तरह से कई भ्रष्टाचार हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और चारों तरफ जो है करप्शन फैला हुआ है। उस पे क्यों नहीं आप सारे दल ध्यान दे रहे हैं? मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या लोगों के पास एक ब्लास्ट की मुद्दा है और कोई उनके पास कोई मुद्दा नहीं? इस समय लोकसभा चुनाव के नज़दीक होने की वजह से एक दूसरे को बदनाम करने की राजनीति हो रही है या उनका जो है ध्यान और भी मुद्दों के ऊपर जा रहा है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये बम ब्लास्ट वाला जो मुद्दा है क्यों इसी समय उठाया जा रहा है? क्या इसमें ये है कि जो चुनाव आने वाला है इसलिए उठाया जा रहा है? तो आपने सुना जनता के जहन में क्या चल रहा है। जब लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद तो बात करेंगे तमाम पहलुओं पर। हमारी ये चर्चा जारी है। इस बीच हम आपको बता दें कि हमारे साथ एक और खास मेहमान भी इस चर्चा में अब शामिल हो गए हैं। हमारे साथ अनंत मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ इस चर्चा में अब जुड़ चुके हैं। अनंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक से लौटते हैं, आपसे भी सवाल जवाब करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब, और जनता मांगे जवाब में आज चर्चा का विषय है वो मसला जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल असीमानंद का एक इंटरव्यू को आधार बनाकर एक मैगजीन ने खुलासा किया है कि असीमानंद ने उस इंटरव्यू के दौरान कहा है कि संघ को पूरी जानकारी थी, संघ प्रमुख मोहन भागवत को पूरी जानकारी थी जो ब्लास्ट हुए, चाहे वो मालेगांव ब्लास्ट हो, चाहे वो समझौता धमाका हो या फिर मक्का मस्जिद धमाका हो, अजमेर में हुए धमाके हो। इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। सवाल तमाम है, उन तमाम सवालों पर, तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था, अनंत मित्तल जी हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं इस चर्चा में। सबसे पहले उन्हीं का नजरिया ले लेते हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम, ये जो पूरे
बयानबाजी इस समय हो रही है इस खुलासे के बाद से, अनंत जी, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या एक मैगजीन के इंटरव्यू के आधार पर, वो भी एक जो बंदा आरोपी है उसके आधार पर चीज़ों को एक दिशा दे देना, या फिर उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाल लेना, या उसके आधार पर ये सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो जाना, क्या ये जायज़ है? देखिए कि तिल का ताड़ वहीं बनता है जहाँ तिल होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये हिंदू आतंकवाद एक नई किस्म के आतंकवाद की नई किस्म पनपनी भारत में शुरू हुई थी। ये बहुत गनीमत है कि हमारा संविधान और हमारी कानून व्यवस्था की जो मशीनरी है वो अभी तक बड़े मामलों में कह सकते हैं कि निरपेक्ष है, और उसको इसकी व्याधि नहीं लगी पक्षपात की उतनी ज़्यादा। देश के संविधान को फिर भी वो हाथ में रखती है, एक हाथ में। तो उसकी बदौलत ये सब हो पाया कि ये मामला, जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में निप इन द बड, यानी शुरू में ही इसको, इसके शैशव काल में इसे कुचल दिया गया। तो ये स्थिति बढ़ने से, ये बीमारी बढ़ने से रुक गई। लेकिन ये तो सच ही है कि ये ऐसी हरकतें हुई, वो भले ही अब आप उसे प्रतिक्रियावाद कहें, भले ही आतंकवाद कहें, भले ही उसे आप जो है सॉफ्ट हिंदुइज्म कहें या कुछ भी कहें, ये है एक, ये फिनोमिना है, ये परिस्थिति है। इसमें एक नया पहलू इस इंटरव्यू के बाद आया, इस मैगजीन के खुलासे के बाद आया। सवाल ये उठ रहा है, क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत को इन तमाम धमाकों की जानकारी थी? क्या उनकी सहमति से तमाम धमाके हुए? उनकी इन्वॉल्वमेंट किस हद तक थी, कहां तक थी? इसको लेकर एक बहस छिड़ी है, और सवाल ये उठ रहा है, क्या उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए? देखिए, अगर ये तो देखिए कानून व्यवस्था चलाने वाली एजेंसियों को, और जो इससे संबंधित मामले से अदालतें जो इस मामले की सुनवाई कर रही हैं, अभी उनका काम है कि वो इस पे ध्यान देती हैं या नहीं देती। और कांग्रेस को या यूपीए को भी ये देखना होगा कि वो इस मामले में आगे बढ़ने का उन्हें संकेत देती है या नहीं, और इसकी राजनीतिक कीमत चुकाने को वो तैयार है कि नहीं। क्योंकि ये जानना चाहिए, ये जानना, हम सब जानते हैं ये बात कि ये हिंदू बहुल देश है, यहाँ मेजॉरिटी हमारी हिंदुओं की है, और अल्पसंख्यक, उनको मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। लेकिन चूंकि हमारा संविधान कहता है कि हम सेकुलर हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, इसलिए उसके अनुसार जो लोग संविधान को के अक्षुण्ण रखने की, उसकी रक्षा का हलफ उठाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो करें। और रही बात इसकी कि ये राजनीति का समय है, इसमें कोई शक नहीं। चारों तरफ राजनीति हो रही है, हिलोरे मार रही है, लगातार बयान आ रहे हैं, राजनीति के ज्वार भाटे आ रहे हैं। एक बड़ा ज्वार आया और दिल्ली में सियासत पलट गई। तो देश में इस समय जो है तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। हमने देखा 11 दलों ने मिलकर कल प्रेस से मुखातिब होकर संसद के कक्ष में ये कहा कि हम एक साथ हैं, हम साथ साथ हैं। उसके अलावा एक और दल के प्रमुख नेता ने, जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कोलकाता में गरज के कहा कि ये तीसरा मोर्चा, तथाकथित तीसरा मोर्चा देश को तीसरे दर्जे का बना देगा। और यूपीए अलग अपने दावे कर रही है, वो देश को सब्ज़बाग दिखा रही है, 11 साल की उपलब्धियों का डिंडोरा पीट रही है। ऐसे में ये नया एंगल है, नया कोण है राजनीति का, नया समीकरण इसमें बन सकता है। अब देखना यही है कि जो भी जांच एजेंसियां हैं अथवा जो अदालतें हैं या जो राजनीतिक प्रतिष्ठान है, वो इस पे कैसे प्रतिक्रिया देता है। कोई मामला इस पे भागवत जी के खिलाफ दर्ज होता है, नहीं होता है। रही बात उनकी संलिप्तता की, तो मुझे नहीं लगता कि वो सीधे सीधे इसमें कोई जवाबदेह बनते हैं। लेकिन हाँ, संघ के जो ढांचे को जानते हैं लोग, जिस तरह का उसका ढांचा है, उसमें इस बात की गुंजाइश से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ये उच्च स्तर पे हुआ होगा। और इसमें जो संघ के सह सरसंघचालक हैं इंद्रेश कुमार, उनका नाम आया था बाकायदा, उनसे पूछताछ भी हुई थी, और वो कई साल से हिंदू मुस्लिम डायलॉग की एक तरफ बात भी कर रहे थे। जैसे ही 2004 के चुनाव में भाजपा हारी थी, सत्ताच्युत हुई थी, उसके बाद उन्होंने तुरंत हिंदू मुस्लिम डायलॉग की बात की थी, पूरे देश में घूम घूम के इसके बारे में बात की थी। लेकिन वो फिर आगे नहीं बढ़ा, कहीं सिरे चढ़ता नहीं दिखा। उसके बाद ये हिंदू आतंकवाद आ गया। चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं अनिल सौमित्र जी का। अनिल जी, आपने सुना अभी अनंत मित्तल जी को, उन्होंने इंद्रेश कुमार का जिक्र किया है। सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी, हालांकि एनआईए ने अब तक उनसे पूछताछ नहीं की है। ऐसा भी लगा था कि शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए, और हालात यहां तक आ गए थे कि संघ ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था, खुद संघ प्रमुख उसमें शामिल हुए थे। क्या सवाल यहां पर यह उठता है कि इंद्रेश कुमार को लेकर आपका जो नजरिया था, रवैया था, तमाम जो बातें थी, और एक तरफ जांच भी चल रही थी, क्या एक प्रेशर डालने की कोशिश थी? और अगर आप पाक साफ हैं, आपसे जुड़े लोग पाक साफ हैं, तो फिर पूछताछ में, जांच में दिक्कत क्या है?
देखिए अनंत जी, क्या है, जब कभी भी जांच एजेंसियों के जो कार्रवाई हो रही है, उनका जो काम हो रहा है, उसके परे अगर कोई भी बात होती है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से होती है, चाहे राजनीतिक दलों के माध्यम से होती है, राजनेताओं के माध्यम से होती है, तो कहीं ना कहीं जांच की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी। हम माने या न माने, लेकिन वो जांच की प्रक्रिया प्रभावित होती है। और आप याद कीजिए कि कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता और एक समय गृह मंत्री रहे, सवाल हमने आपसे यही किया कि उस समय जो धरने प्रदर्शन हुए थे इंद्रेश कुमार को लेकर, उस समय जो इंद्रेश कुमार को लेकर धरने प्रदर्शन हुए थे देशव्यापी, जिसमें आपका दावा यह था कि 10-20 लाख लोग शामिल हुए थे, तो क्या उस धरने प्रदर्शन का मकसद, क्या आपने खुद कहा कि जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो क्या फिर सवाल उठना लाजमी है ना फिर तो, कि क्या ये जांच प्रक्रिया प्रभावित करने के लिए ही किए गए थे? जी नहीं, उसमें ये कहा गया था कि जांच आप कीजिए, जांच को कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के नेता और सरकार की तरफ से और राजनीतिक दल की तरफ से प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी। ये सर आपने कैसे तय कर लिया? ये आपने तय कैसे कर लिया? उन्होंने जांच को कहीं प्रभावित करने की कोशिश नहीं, ये तय कैसे कर लिया गया? इस निष्कर्ष पर आप और आपके नेता पहुंच कैसे गए? वो इसलिए कि अगर वो इसलिए कि संघ ने ये कहा कि जब कभी भी आवश्यकता होगी, जांच एजेंसियां हमको बुलाएंगी, हम उनको सहयोग करेंगे, जांच में पूरी प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। इंद्रेश कुमार जी ने भी कहा, उनसे पूछताछ हुई, ऐसा नहीं कि वो देश छोड़ के भाग गए, कहीं छुप गए, उनको जब एजेंसियों ने बुलाया वो गए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। चलिए अनिल जी आपके पास लौटेंगे, सीधे हम रुख करेंगे देवेंद्र पटेल जी का। देवेंद्र पटेल जी जो इस इंटरव्यू के आधार पर अपनी बातें, अपनी नजरिया सामने रख रहे थे, और कहीं ना कहीं ऐसा आभास उनकी बातों से होता है कि वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लगातार वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि हमेशा से संदिग्ध रहा है चाल चरित्र चेहरा संघ का। सवाल यहां पर मैं आपसे देवेंद्र जी अब ये करना चाहूंगा, जिस इंटरव्यू के आधार पर आपने तमाम बातें कही हैं, उसी इंटरव्यू में एक जगह जिक्र किया गया है, उसी पत्रकार के द्वारा जिक्र किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि एक जांच एजेंसी के अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर एक सीक्रेट रिपोर्ट दिखाई, और फिर यह कहा गया कि इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी गृह मंत्रालय से कि वो आरएसएस को शॉकॉज नोटिस जारी करे, उनसे यह सवाल किया जाए कि उन पर बैन क्यों ना लगा दिया जाए। फिर यह बात बताई गई कि उसको लेकर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ, उसको लेकर अब तक कोई इनिशिएटिव गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं हुआ। एक तरफ गृह मंत्रालय का यह रवैया कि एक जांच एजेंसी का अधिकारी एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजता है, उसमें किसी चीज की सिफारिश करता है, और दूसरी तरफ आपकी सरकार के मंत्री, गृह मंत्री सार्वजनिक तौर पर सैफरन आतंकवाद को लेकर, हिंदू आतंकवाद को लेकर खुले मंच पर बयान देते हैं। इसके क्या मायने हैं? इस चीज में अनंत जी बिल्कुल स्पष्ट है कि गृह मंत्रालय का काम, जांच एजेंसियों का काम निर्विवाद रूप से अलग होता है। इसमें पार्टी सीधी कहीं इन्वॉल्व नहीं होती है, और कांग्रेस, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं एक पार्टी का नुमाइंदा हूं, और पार्टी की लाइन एक तरफ बिल्कुल स्पष्ट रही है। संघ के बारे में जैसा कि आपने भी कहा, मीडिया के माध्यम से भी आया, और इनने अभी स्वीकार भी किया जी कि इनके लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने जांच एजेंसी के विरोध में धरना प्रदर्शन किए, उसमें मोहन भागवत जी शामिल हुए। इनका चाल चरित्र ये खुद स्पष्ट कर रहे हैं। सरकार का काम सरकार को करने दिया जाए, जांच एजेंसियों का काम जांच एजेंसियों को करने दिया जाए। जी अब देवेंद्र जी एक बात और असीम आनंद खुद एक आरोपी है, गंभीर आरोप असीम आनंद पर लगे हुए हैं। अगर उनके बयान के आधार पर, अगर उनके इंटरव्यू के आधार पर कोई बात कही जाती है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन सवाल यह है, अजमेर ब्लास्ट के आरोपी हैं भावेश पटेल, उन्होंने बाकायदा ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं के इशारे पर यह जांच हो रही है, मंत्रियों के इशारे पर यह जांच हो रही है। क्या उनके आरोपों को भी सही मान लिया जाए? क्या उन आरोपों के आधार पर गृह मंत्री के खिलाफ भी जांच बिठा दी जाए? आरोप के खिलाफ का प्रश्न नहीं उठता। जो चीज तथ्यात्मक हो, इसमें जांच एजेंसी ऑलरेडी बैठी हुई है, और जांच एजेंसियों ने सबूत पाए हैं कि अस्मिनानंद जी इसमें शामिल हैं, प्रज्ञा जी इसमें शामिल हैं, और ये आरएसएस के लोग हैं, और इसी संबंध में कोई बात निकलती है तो वो जांच का विषय बनती है।
लेकिन अगर पहले कन्फेशन का जिक्र हुआ था असीमानंद के मामले में, पहले कन्फेशन का जिक्र हुआ, बाद में उस कन्फेशन का खंडन आ गया, बाद में यह कहा गया कि कन्फेशन जो है दबाव से दिलवाया गया। हेलो देवेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, लगता है संपर्क आप दोबारा रिपीट करिए जी। देवेंद्र जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हाँ, मिली आवाज आई अब। जी, सवाल हमारा ये था कि कन्फेशन की भी बात आई थी असीमानंद के मामले में, उस कन्फेशन का बाद में खंडन भी आ गया। अगर आरोपियों के बयानों के आधार पर आप नतीजे निष्कर्ष निकालने लगे, आप अगर उंगलियां उठाने लगे, तो कितना जायज है? क्योंकि आरोपी तो एक तरफ आपके नेताओं पर भी उंगली उठा रहे हैं, क्या उन पर भी जांच बिठा दी जाए? नहीं अनंत जी, हम इस पे बहस नहीं करना चाहते। बहस जहां तक आज हम आपकी चैनल पर बैठे हैं तो ये विषय आपने रखा है, मीडिया ने इसको छापा है, आपने हमसे पूछा है, तो हमारी राय पहले दिन से स्पष्ट है। जब से ये घटनाक्रम शुरू हुआ है, कांग्रेस की राय पहले दिन से स्पष्ट है कि संघ की प्रतिक्रिया इसमें संदेहास्पद है। ये लोग संघ से सीधे जुड़े हुए लोग हैं और संघ का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इन पूरी घटनाओं में है। ये जांच एजेंसी का विषय है, जांच एजेंसी जांच कर रही है, हमारा पूरा विश्वास उन पर है और ये दूध का दूध पानी का पानी निकल के आएगा। चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अर्जुन राम मेघवाल जी का। अर्जुन जी, एक तरफ आप ये आरोप लगाते रहे हैं कि जांच टारगेट है और जांच को एक मकसद के साथ जांच को आगे बढ़ाया गया, तमाम आपने सवाल यहां पर खड़े किए, लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ ये पहलू भी सामने आता है कि जिस पेस पर जांच चल रही है उससे तो ये आभास होता है कि जांच एजेंसियों के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव है ही नहीं। एक तरफ आप सियासत का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं तो सवाल तो आप पर भी खड़े होंगे, क्या आप सियासत नहीं कर रहे हैं ऐसी बातें कहकर? देखिए, इस देश में जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग सरकारें करती रही है और कांग्रेस पे तो ये बहुत आरोप है कि कांग्रेस ने सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। आप सरकारें कह रहे हैं सर, सरकारें में आपकी सरकारें भी हैं। जैसे क्या को सरकारें में आप सुनिए तो सही, हमारी सरकार की बात आएगी तभी कह देंगे। हमारी सरकार आई तो आप सुनिए तो सही, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। और कांग्रेस ने इतने समय तक शासन किया, ये संघ 1925 से काम कर रहा है। अब ये कांग्रेस के नेता आते हैं टीवी पे, जब भी आते हैं संघ ये कर रहा है, संघ ये कर रहा है, तो भाई 1925 से संघ तो काम कर रहा है और आप शासन कर रहे हो। 50 साल आप राज करे देश में, 55 साल राज किया। संघ के खिलाफ क्या किया आपने? संघ राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ, आपको कुछ मिला ही नहीं संघ के खिलाफ। संघ के खिलाफ आपको कुछ मिलता नहीं है तो आप डाइवर्ट करते रहते हैं। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? किसी का नाम, और 10 साल से प्रज्ञा किसकी है? 10 साल से आप शासन कर रहे हो। अगर आपको लगता है 10 साल से आप शासन कर रहे हो, आपको लगता है तो आपको दूध का दूध पानी का पानी नहीं किया। जनता आपसे जवाब पूछेगी। यदि आप ये साबित कर दो, चुनाव के समय आप ये साबित कर दो कि चुनाव के समय आप ऐसा मुद्दा लाते हो। चुनाव के समय, ठीक चुनाव के समय षड्यंत्र है। ये जेल में इंटरव्यू किसने लिया? जेल में कैसे गया? जेल में इंटरव्यू कैसे लिया? कैसे अखबार में छपा? ये भी षड्यंत्र है। आप षड्यंत्र के तहत बीजेपी संघ को बदनाम करना चाहते हैं, ये षड्यंत्र है। नहीं उठा रहे। चलिए लौटेंगे आपके पास, अर्जुन जी आपके पास भी लौटेंगे, देवेंद्र जी आपके पास भी लौटेंगे। अनंत मित्तल जी की यहाँ पर एक प्रतिक्रिया चाहेंगे। अनंत जी, तमाम सवाल आपके सामने, नजरिया आपके सामने है। कांग्रेस कह रही है कि संघ संदिग्ध है, गतिविधियां संदिग्ध है, बीजेपी कह रही है कि कुछ है तो कार्रवाई करो। सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या ये सच कभी सामने आ पाएगा? देखिए, ऐसा है कि इसमें संघ का जो गठन हुआ है, ये कह रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 1925 में हमारा गठन हुआ, लेकिन गठन कब हुआ? आप ये देखिए कि उस समय 2 घटनाएं हुई, 2 लोग गए। एक अल्लामा इकबाल जिन्होंने वो मशहूर गीत रचा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो अल्लामा इकबाल और डॉक्टर मुंजे जो संघ के संस्थापकों में से रहे हैं, ये लोग मुसोलिनी का राज देखने इटली गए थे, इटली की यात्रा पे।
वहां से लौटने के बाद जहां अल्लामा इकबाल का सुर बदल गया, वो मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान की बात करने लगे, वहीं डॉक्टर मुंजे जो है वो आके मुसोलिनी के संगठन जैसा एक संगठन बनाने की बात करने लगे, जिसे आज मैं नहीं कहता, ये पूरी दुनिया मानती है कि वो फांसीवादी संगठन था और मुसोलिनी ने फांसीवाद का इस्तेमाल करके वहां बड़े पैमाने पर नरसंहार किया, अपने से असहमति रखने वालों को उसने ठिकाने लगाया। तो ये वहां से इसका मूल है। और 1925 के बाद अनेक बार आपने देखा आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठे हैं, उसका सेकुलर नजरिया नहीं है और वो ये अपने को भले ही कहता रहे कि हम जो है राष्ट्रवादी हैं और हम राजनीति में नहीं है, लेकिन आप देखें कि मुझे बड़ी हंसी आती है कि जब ये कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगता है तो इधर क्यों नहीं लगता, यहाँ भी संघ परिवार है, वह नेहरू गांधी खानदान है या संघ का खानदान है, तो ये दो खानदानों की इस समय देश में लड़ाई है। और रही बात इसकी कि भाई संघ ने तो आपने देखा कि संघ वालों ने माफी मांगी, मैंने अपनी आंख से देखा है 1977-75 से 77 तक जब हम भूमिगत रह के काम किया करते थे इमरजेंसी के विरुद्ध छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के तहत जयप्रकाश के आंदोलन में, उस समय हमने देखा कि संघ के बड़े बड़े नेता हमारे जिले के और प्रदेश के भी, उत्तर प्रदेश था तब, अब उत्तराखंड है, उस समय बड़े बड़े नेता जो है माफिया मांग के आ गए थे, उन्होंने संजय गांधी की तस्वीरें अपनी दुकानों पर लगा ली थी। तो हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं कि क्या होता है, तमाम तरह की अफवाहें फैलाएंगे। आपने देखा गणेश प्रतिमाओं ने दूध पी लिया देश भर में, तो ये बड़े बड़े टेस्ट हुए। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह की जो है मौत की खबर उड़ गई देश भर में, बड़े बड़े स्ट्रक्चर को टेस्ट किया और ये होता रहा। लेकिन यहाँ जहां तक मुद्दे का प्रश्न है, जब जांच एजेंसियां पहुंच गई हैं जब अदालत में, अब यह अदालत का काम है, अदालत सबूत देख रही है। कोई भी जांच एजेंसी ये तो रिस्क नहीं उठा सकती ना कि बिना सबूत इकट्ठा किए अदालत में पहुंच जाए। उसे पता है कि लताड़ लगेगी, उसे पता है कि, और अगर कोई भी दल कितनी भी राजनीति करे, उसे ये तो है ना पता कि अदालत में अगर दूध का दूध पानी का पानी हो गया तो तेरी थूथू होगी। चलिए इसलिए इस बात को निराधार तो नहीं कहा जा सकता। यह जरूर है कि ये समय, ये जो परिदृश्य है, चुनाव का परिदृश्य है, चारों तरफ दावे प्रति दावे हो रहे हैं, इस समय में ये इस मुद्दे को उठाना जरूरी है, क्योंकि तमाम मुसलमान संगठन भी, जो मुसलमानों से जुड़े संगठन हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें अपना पॉकेट बोरो न समझे यूपी है, हमें अपना पॉकेट बोरो न समझे समाजवादी पार्टी, हमें अपना पॉकेट बोरो न समझे नीतीश, हमें अपना पॉकेट बोरो न समझे मायावती और बीएसपी। चलिए दीवान साहब, यहाँ पे आपसे टिप्पणी चाहूंगा कि आतंक जैसे गंभीर मसले पर जो सियासत होती है, सियासी बयानबाजी होती है, क्या नहीं लगता है ये चीजों को भटकाती है, उलझाती है? देखिए, लोकतंत्र में दोनों ही पहलू होते हैं। इनका जहां भटकने उलझने का खतरा या जोखिम इसमें शरीक है, शुमार है, वहीं इससे जो है जन भावनाएं भी इससे पुष्टित और पोषित होती हैं। जी दीवान जी, और देखिए 2006 से 2008 के बीच में जो लगातार समझौता ब्लास्ट और मक्का मस्जिद ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट और अजमेर दरगाह पे जो ब्लास्ट हुए थे, उसमें संघ परिवार से जुड़े लोगों के नाम लगातार आते रहे हैं और जांच हुई है और जांच में बहुत सारे लोगों के खिलाफ केस भी चला है और अभी तक चल रहा है। तो ये कोई एक ऐसी घटना नहीं है जो आइसोलेटेड है, लगातार इसमें संघ के बड़े लोगों के नाम भी आते रहे हैं। तो ऐसा है नहीं कि उनकी जानकारी के बिना ये सब हो रहा होगा, लेकिन अचानक चुनाव के टाइम पे मैगजीन के जरिए नए सिरे से एक बहस छिड़ गई है, एक इंटरव्यू के जरिए। तो इसका तो सीधा सीधा सियासी वो है कि जी, एक को आरोप लगाना, दूसरे को बचाव करना, दूसरे को काउंटर आरोप लगाना, एक एक मुद्दा बना करके इसको तूल देना है। चलिए देवेंद्र जी के पास रुख कर लेते हैं। देवेंद्र जी, बहुत संक्षेप में और एकदम क्रिस्प आपकी टिप्पणी में यहाँ पे चाहूंगा। सवाल ये है कि जब ये धमाके हुए और इनके बाद, इन धमाकों के बाद जो पहले लोगों की गिरफ्तारियां हुई, मालेगांव के 9 आरोपियों को तो जमानत भी बाद में मिली, कई और आरोपी पकड़े गए। सवाल ये उठता है, क्या वो गलत तरीके से उनको इम्प्लीकेट किया गया? क्या वो गलत तरीके से पकड़े गए? सवाल फिर जांच एजेंसियों की जांच पर भी उठेगा, जिन्होंने इन मामलों की जांच की। क्या उन्होंने एक सेट पैटर्न पर या सेट नजरिए के आधार पर चीजें खुद से तय कर ली बिना डिटेलिंग में जाए हुए? और सवाल ये भी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या अगर इस किस्म की जांच होती है और हमारी ही जांच एजेंसियों पर अगर उंगली उठती है देश के अंदर से ही, तो आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हमारी लड़ाई कमजोर नहीं पड़ती है? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और जांच एजेंसियों पर उंगली नहीं उठना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए और हम ऐसा विश्वास करते हैं।
हाँ, अभी जो बात सामने आई थी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां तक कांग्रेस का नजरिया हमेशा सांप्रदायिकता के पक्ष में एक तरफा रहा है, भाजपा का नजरिया और संघ का नजरिया बिल्कुल अस्पष्ट है। संघ दो धार पर चलता रहा है। गांधी और नेहरू परिवार ने इस देश में बलिदानी दी है और चुनाव लड़के सियासत में आए हैं। संघ परिवार कभी राजनीति में सामने ना आके पीछे से साजिश की राजनीति करना चाहता है, हिंदुओं को बहका। गांधी और नेहरू परिवार के अलावा और भी बहुत से परिवार थे जिनने देश के लिए बलिदान दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है और कांग्रेस के ही नेतृत्व तले। लेकिन संघ ने क्या किया है? संघ ने केवल सांप्रदायिक दंगे फैलाए हैं। चलिए हम संक्षिप्त टिप्पणी अनंत मित्तल जी से यहाँ पर ले लेते हैं। अनंत जी, समय की बेहद कमी है, लिहाजा बहुत संक्षेप में आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। जो सवाल देवेंद्र जी से किया गया कि पहले जो लोग पकड़े गए थे क्या वो निर्दोष थे, उनको किस आधार पर पकड़ लिया गया, सवाल हमारी जांच एजेंसियों पर है। और सवाल अगर देश के अंदर ही जांच एजेंसियों पर उठते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हमारी लड़ाई कमजोर नहीं पड़ती? बहुत संक्षेप में सर आपसे टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, सवाल ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमारी लड़ाई कमजोर पड़ती है, लेकिन उसके बाद जो सचमुच असल में जो दोषी पकड़े गए और जिनके बयान और जिनकी तमाम चीजें आज अदालत के सामने हैं, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मान बढ़ा है, हमारी गर्दन ऊंची हुई है, भारत में सेकुलरिज्म की बुनियाद पुख्ता हुई है और हम ऊंचे सुर में अब कह सकते हैं वहां पाकिस्तान के मुकाबले खड़े होके वहां स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। हमारे यहाँ जो बहुमत में जो कौम है हिंदू, उनके खिलाफ भी अगर वो गलत करते हैं तो वहाँ हम कह सकते हैं खड़े होकर यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में, कि देखिए हमारे यहाँ कार्रवाई हो रही है, आपके यहाँ हो रही है क्या? नहीं हो रही, आप आंखें मूंदे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना अपना नजरिया सामने रखने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जनता मांगे जवाब में आज इतना ही। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।